प्लास्टिक सर्जरी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कितना रोल है, इसको हाईलाइट करो। बहुत ज़्यादा। अब तो सोशल मीडिया पे सारा कुछ हाईलाइट करते हैं, जानवी ने ये कराया, रेखा ने ये करवाया। तो वो इंडिया से बाहर अमेरिका, दुबई, वहाँ पे जा के अपने वो करवाते थे। ये जो मेल बूब्स हैं, इनके बनने का मेन रीजन क्या है? मेल और फीमेल बॉडी इज सिमिलर, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द हार्मोन्स। अगर किसी के अंदर फीमेल हार्मोन्स होंगे तो उनका बॉडी टाइप फीमेल्स का हो जाएगा। डिंपल्स भी डलवा सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी में? बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियां स्पेशली के डिम्पल डालना है। प्रीति जिंटा जब फेमस हुई, बहुत लड़कियों ने डिम्पल डलवाया। माइकल जैक्सन, उनका कलर जो पहले था और वो बिल्कुल इतना चेंज होके एक गोरे इंसान बन गए, उसमें उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनका एक कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल ब्राइट हो गया? माइकल जैक्सन ने ओवर 100 सर्जरीज करवाई। ओवर 100? या एंड पता नहीं उन्होंने क्या क्या करवाया। वो टोटली डिफरेंट हेयर, डिफरेंट नोज, डिफरेंट टेक्सचर, ऑल ऑफ इट इज अ। और क्या क्या डिमांड रहती है? राइनोप्लास्टी आपने बताया, हमें जॉ लाइन बनानी है, बॉडी कंटूरिंग है, लाइपोसक्शन करवानी है, हमें 6 पैक्स बनवाने हैं। जब भी फीमेल जो होती है 40 प्लस हो गई तो ब्रेस्ट लिफ्ट करवाना है। जैसे आपने ब्रेस्ट लिफ्ट का बताया, ये सब सेफ है? सेफ तो जब हम बचपन में स्कूल से घर आते थे ना, तो मम्मी ना सीरियल लगा के बैठे होते थे। तो वहाँ पे सीरियल एक दिन चल रहा है, एक एपिसोड आ रहा, सास बहू का कोई सीरियल था। तो उसमें एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वो अपना एक नया जन्म लेके, सभी को लगा नया जन्म लेके आया, बट बिहाइंड द सीन दिखाया उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको बिल्कुल डिफरेंट पर्सन दिखा दिया गया। ये प्लास्टिक सर्जरी इतना बंदे को डिफरेंट बना देती है। पहले तो ये प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हमें बचपन में बड़ी ऊटपटांग चीज़ें दिखाई गई हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा उन्होंने करके बताया होता है। बट प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट कि हम बिल्कुल ही बंदे को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ही शक्ल चेंज कर दें। हाँ, काफ़ी हद तक बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती, उसको चेंज कर दो। कुछ डिम्पल डाल दिया, फैट ग्राफ्टिंग कर दी फेस पे, कुछ आईलिड सर्जरी कर ली। सो थोड़ा बहुत तो हम चेंज कर सकते हैं, लिप फिलर डाल दिया। बट ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा बना सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल इसके अंदर स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। सो हम ज़्यादातर स्किन को चेंज कर सकते हैं, मसल और बोन का नहीं सकते। तो फेस जो है उसका वहीं का वहीं रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा करके तो मेक इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव और लिटिल मोर डिफरेंट, वी कैन डू इट। बट ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा बना दें। क्योंकि हम ना क्लैरिटीज कुछ लेना चाहते हैं। आज से कुछ समय पहले ना न्यूज़ में आ रहा था कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उंग हैं, उन्होंने डुप्लीकेट्स बनाए, उनके बॉडी डबल्स बनाए हुए हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, बॉडी डबल्स बन सकते हैं? बॉडी डबल्स तो होते हैं, मतलब कि हमने भी सुना है काफ़ी कि हर कंट्री में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनके बॉडी डबल्स रखते हो। बट ये नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी से वो बनाए होते हैं। दे आर पीपल हु आर बिल्कुल उनके काफ़ी कुछ मतलब सिमिलर से फीचर्स होंगे, सिमिलर से वो होगा, और उनका मेकअप करके, हेयर स्टाइलिंग करके, एंड मे बी थोड़ा बहुत अगर प्लास्टिक सर्जरी से जैसे बोटॉक्स लगा दिया, फिलर लगा दिया, तो टू मेक दैम सिमिलर टू दोज पीपल जिनसे दूर से देखो तो ऐसा ही लगे कि हाँ मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं। ये भी तो पास से आओ तो मे बी आपको डिफरेंट पता लगे। सिमिलरली थिंग्स आर जो ये मूवीज़ में होती हैं, शाहरुख खान का बॉडी डबल होएगा। हाँ जी। तो जो एक्शन करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल वैसा होएगा, बॉडी टाइप वैसे होएगी, फेस कट वैसा होएगा। बट इट्स नॉट के उनकी बिल्कुल ही शक्ल उनके जैसी हो जाएगी। सो बॉडी डबल होते हैं, बट प्लास्टिक सर्जरी का उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मोर ऑफ अ मेकअप एंड मोर ऑफ माइनर चेंजेस लाइक फिलर्स एंड बोटॉक्स मे बी एंड हेयर कट एंड। जब भी प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले माइंड में एक थॉट आता है, वो है कि ये बड़ी महंगा इलाज है, ये तो अमीर लोगों का ट्रीटमेंट है। ये एक्चुअल में अमीर लोगों का ट्रीटमेंट कितना है? अमीर लोगों का ट्रीटमेंट कुछ हद तक होता था कभी, बट आजकल जो है ट्रेंड है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ये घर घर में हो गया। रादर मैं तो कहता हूँ नाउ डेज इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। इतना सोशल मीडिया हो गया है, यंग बॉयज़ गर्ल्स वो अपने लोगों की फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो उनको होता है कि हम
उनके ऐसे जैसे दिखे। बने, हमारा फेस कट वैसा होना चाहिए, हमारे बाल वैसे हों, हमारे डिम्पल होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो तो दे गो इनटू डिप्रेशन। सिमिलरली गायनेकोमेस्टिया है, मेल बूब्स है, उनके अंदर भी लोग जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो आगे झुक के बैठेंगे, टी शर्ट डालेंगे तो उसको आगे करते रहेंगे सो दैट इट डजंट शो अप। और वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी साइक को, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को, उसको डाउन करता है। एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ नेसेसिटी नाउ। हर बंदे को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये जो मेल बूब्स है, इनके बनने का मेन रीज़न क्या है? आजकल इंडिया में भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये तादाद बढ़ रही है। मेल बूब्स बेसिकली humans are similar, मेल और फीमेल बॉडी इज सिमिलर, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द हार्मोन्स। अगर किसी के अंदर फीमेल हार्मोन्स होंगे तो उनका बॉडी टाइप फीमेल्स का हो जाएगा, जी। मेल हार्मोन्स है तो मेल टाइप हो जाएगा। आजकल क्या होता है कि जैसे जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, अब प्रोटीन्स के अंदर स्टीरॉयड्स वगैरह डाल देते हैं, तो कुछ अच्छे प्रोटीन्स नहीं होते, स्टीरॉयड लगाते हैं, वे लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, खाते भी हैं एंड्रोजेनिक टू मेक देयर बॉडीज़। सो उसके अंदर क्या होता है कि स्टीरॉयड इज़ कन्वर्टेड इनटू सम फीमेल हार्मोन्स आल्सो, तो उसके अंदर उनके मेल बूस्ट बन जाते हैं। वैसे नेचुरली भी दे आर 3 स्टेजेस जिसमें मेल बूब्स होते हैं। एक तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे फीमेल मदर से हार्मोन्स आ जाते हैं, तो उस टाइम पे उसकी ब्रेस्ट लिटिल बड़ी होएगी, बट वो जैसे ही वेयर ऑफ हो जाता है तो नॉर्मल हो जाती है। सेकंड इज़ जब 13-14 ईयर्स के जब एडोलेसेंस में आते हैं तो तब उनके अंदर हार्मोनल सर्ज होती है, तो सम ऑफ द हार्मोन्स चेंज टू फीमेल हार्मोन्स, दे ऑल्सो अगेन गिव राइज टू द इंक्रीज इन द ब्रेस्ट टिश्यू। फिर जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो उसके अंदर जो मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं एंड स्किन एंड फैट के अंदर थोड़े फीमेल हार्मोन्स बनने ज़्यादा हो जाते हैं, तो ओल्ड एज के अंदर फिर मेल बूब्स बनते हैं। कुछ एक सूडो गायनेकोमेस्टिया होता है, सूडो मीन्स कि सच्ची मुच्ची में नहीं है बट लगता है कि मेल बूब्स हैं। वो होता है लोगों को जिनके जो ओवरवेट होते हैं, जिनका फैट बहुत ज़्यादा है, तो फैट इतना ज़्यादा होएगा कि इट टेक्स द शेप ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। सो दीज आर द रीजंस। आई थिंक द जो आजकल खाते हैं न्यूट्री सोया एंड ऑल दिस, वो भी थोड़े अडल्ट्रेटेड हैं। तो दूध के अंदर जो दूध भी ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भैंसों को ऑक्सीटोसिन वगैरह के इंजेक्शन लगाते हैं तो उनकी बढ़ाने के लिए मिल्क आउटपुट, बट वो ही हम कंज्यूम करेंगे तो वही इंजेक्शन हमारे अंदर भी चले जाते हैं। एंड we see that there are lot of male boob people, lot of patients which have got this gynecomastia, और वो एक साइड पे भी होते हैं, बायलेटरल भी होते हैं। आजकल हमने यूनिलेटरल मतलब एक साइड के मेल बूब्स लाइक मैंने देखे हुए हैं अराउंड आई थिंक 300 cc लार्ज वन साइड मेल बूब ऑल्सो। सो ऐसे केसेस आते हैं, बट आई थिंक मोर ऑफ अ न्यूट्रिशन वाला काम है। जैसे डॉक्टर साहब हमने ये भी सुना है आजकल काफ़ी कि ये जो हम नॉनवेज भी आजकल खा रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसे इंजेक्ट किया होता है जो कि बॉडी में जाके कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मतलब कि ये जो चिकन वगैरह होता है खासकर, आई बिलीव, मैं तो खुद मटन ज़्यादा खाता हूँ बिकॉज ये चिकन के अंदर आई ऑल्सो बिलीव के वो इंजेक्शन वगैरह लगा के टू इंक्रीज द वेट ऑफ द चिकन। जी। सो उसके वो इंजेक्शन देन आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, दे हैव दोज हार्मोन्स एंड एवरीथिंग दैट कैन लीड टू derangement in your bodies also. So I think we should all avoid for all these adulterated things. एक जब भी बॉयज टॉक करते हैं ना तो एक हमेशा टॉपिक आता है कि खट्टा खाने से ना कि मैन बूब्स भी बढ़ते हैं, ये मिथ है या ये फैक्ट है? I think it's a myth. फीमेल्स में होता है गोलगप्पे खा लिए, मेल्स में भी होता है कि खट्टा खाने से, बट आई थिंक खट्टा खाने से नहीं होता है, मोर ऑफ अ हार्मोनल थिंग। दूध से हो सकता है, प्रोटीन पाउडर से हो सकता है, सोया वगैरह से हो सकता है, एंड हाँ दूध जिसके अंदर अडल्ट्रेशन हो उससे हो सकता है। हाउ सर्जरी कैन हेल्प ये मैन बूब्स कम हो जाएंगे, उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है?
आई फील द सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट मेन बोस के लिए। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक स्किन, एक फैट और एक ग्लैंड। ग्लैंड है कि मेल और फीमेल दोनों होता है, हार्मोन की वजह से ग्लैंड इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा होता है साथ में फैट, फैट जो होता है वो बढ़ जाता है, तब मेल बूज हो जाता है। इन दोनों के बढ़ने से स्किन बड़ी हो जाती है। तो 3 कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, जो हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 और 2 ग्रेड के अंदर जो है ग्लैंड और फैट होता है। फैट जो होता है उसको हम लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। लाइपोसक्शन में है कि छोटा सा होल करो और उसके अंदर से तुम सक करके फैट को निकाल दो। दे आर डिफरेंट मशीन्स, वी हैव गॉट 3 डिफरेंट मशीन्स जिसके साथ फैट को डिज़ोल्व करके फिर निकाल सकते हैं। पावर असिस्टेड है, अल्ट्रासोनिक है, देन देयर इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी। जब हम फैट निकाल लेते हैं तो बच जाता है ग्लैंड। ग्लैंड को हमें कट लगा के करना पड़ता है। आजकल तो हम सेम जहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं उसी छोटे से होल से ही सारा ग्लैंड भी निकाल लेते हैं। देन कम्स द स्किन। स्किन जो होती है अराउंड 10-20% लोगों में ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ इट जो है श्रिंक कर जाती है अगर तुम ग्लैंड और फैट निकाल दो। तो देश इसको 3-4 महीने लग जाते हैं। बट जिनके अंदर 3-4 महीने के बाद भी बची हो या बहुत ही बट ज़्यादा हो तो उसके अंदर हम स्किन भी निकालते हैं। जी। द प्रॉब्लम इज़ दैट स्किन अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें स्कार आएगा। वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि इफ़ दे आर ओके विद द स्कार देन वी कैन रिमूव द स्किन। जैसे सोशल मीडिया पे ना कुछ रील्स चलती हैं कि एक बंदा बहुत ज़्यादा फैट था, मतलब 100-150 किलो का था। उसने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, 1 साल बाद उसका वेट सारा लीन हो गया, फैट झड़ गई, सब कुछ हो गया। अब उसकी जो बॉडी की स्किन है ना, चेस्ट की स्किन है, स्टमक है, वो सारा लटक रहा है। फिर उस रील में दिखाते हैं कि वो बंदा फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने उसके कट्स वगैरह लगाए, उसकी वो टाइट कर दी बॉडी। ये भी सारा प्रोसीजर चल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। दिस इज़ द राइट वे। अगर तुम अपना वेट लूज़ कर लेते हो बाय डाइटिंग, आजकल तो इंजेक्शन्स आ गए हैं ज़ेम्पिक और तो उसके बाद जो स्किन बच जाती है दैट आल्सो श्रिंक्स, बट स्टिल जो बच जाती है या कुछ फैट डिपॉजिट बच जाते हैं उसके लिए दे शुड कम टू अ प्लास्टिक सर्जन। वी डू लाइपोसक्शन ऑन देम एंड हम उसके बाद वो स्किन जो बची होती है उसको निकाल के और इस तरीके से कट लगाते हैं वो ज़्यादा दिखे नहीं और बंदे को वैसे ही अपनी स्किन टोन्ड बॉडी बन जाती है। और रादर टोन्ड बॉडी क्या, कुछ मिडल एज पीपल जिनके अंदर बहुत फैट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होने से उनके नीज में, हार्ट में, ब्लड प्रेशर, 100 डिफरेंट मतलब बीमारी हो सकती है। तो ये सारा कुछ होने से दे आर मोर इनटू एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल। सो दिस इज़ द राइट इंडिकेशन फॉर अ स्किन लॉस, वेट लॉस, बैरिएट्रिक सर्जरी के हम पहले अपना वेट रिड्यूस करके उसके बाद प्लास्टिक सर्जन से जाके हम अपनी स्किन भी रिमूव कराएं सो दैट कि अब हमारी बॉडी शेप में आए एंड वी कैन लीड अ गुड लाइफ। जी। कोई स्कार वगैरह तो नहीं रहता होगा बॉडी पे, बिल्कुल क्लियर कट हो जाता जब होगा। भी स्किन पे कट लगेगा स्कार रहेगा और ये दुनिया में कोई बंदा नहीं रिमूव कर सकता। स्किन कभी भी स्किन से नहीं जुड़ती, स्किन हमेशा स्कार से जुड़ती। द पॉइंट इज़ कि हम स्कार को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्कार को छुपा सकते हैं, स्कार को ऐसी जगह पे डाल सकते हैं जहाँ पे नज़र ना आए, बट स्कार होगा और होगा, दैट इज़ 110%। आज भी डॉक्टर साहब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वहम है प्लास्टिक सर्जरी को लेके। ये प्लास्टिक सर्जरी के इतने वहम क्यों है, आज तक इसकी इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं हो पाई? प्लास्टिक सर्जरी को आज तक कॉस्मेटिक सर्जरी ही माना गया, जबकि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, इट्स अ वास्ट फील्ड जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट है जी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, ट्रॉमा सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी नो डाउट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट, बट उसको हमेशा वही आपने कहा था कि इसको एक लग्जरी चीज़ बताया गया है। बट इसके लिए मिथ्स इसलिए हैं क्योंकि घर वाले इसके बारे में बात नहीं करते। लोग इसके बारे में वो सोचते हैं भी हाँ उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, इसने ये करवाया है, तो इट इज़ थॉट डाउन अपॉन, बट इट्स नॉट दैट वे।
आई थिंक आज भी इंडिया में ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट को या किसी का किडनी फेलियर है या किसी के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी ना काफ़ी इन्होंने लो ग्रेड पे रखी हुई है अपने थॉट प्रोसेस में लोगों ने, कि ये इतनी नेसेसिटी नहीं है इसकी। ऐसा आई थिंक बिल्कुल नहीं है, और आने वाले टाइम में बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जो आदमी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो उसकी हार्ट और किडनी नहीं है, बट आई बिलीव इज इज माइंड। अगर तुम्हारे माइंड के अंदर यू आर नॉट ओके, फिर तुम्हारी बॉडी का कोई ऑर्गन भी ओके नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मेरे सिर पे बाल नहीं है, तुम किसी पार्टी में जाते हो सबके बाल देखते रहते हो, बाथरूम जाते हो अपने बाल देखते रहते हो, यू गो टू मीटिंग्स, लोगों को मिलते हो, तो तुम्हारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। दैट अफेक्ट्स योर माइंड, दैट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस लूज होगा। दैट इन्फेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। सो ये सारा कुछ होएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बीमारी ही ये है कि हमें साइकोलॉजिकली बेटर होना चाहिए। उसके लिए हमें अगर कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिए तो हमें ज़रूर करानी चाहिए। जैसे आप बता रहे थे कि मेंस के बारे में, ऐसे ही अगर हम गर्ल्स की बात करें तो अगर बॉलीवुड की बात करें स्पेशली, इंडिया में कॉस्मेटोलॉजी या लिप फिलर्स, बोटॉक्स, इन सभी के बारे में पता चला जब पुरानी मैगजीन्स आती होती थी कि ये फलानी एक्ट्रेस ने ये अपना ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने अपनी ब्यूटी एनहेंसमेंट करवाई। प्लास्टिक सर्जरी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का कितना रोल है इसको हाईलाइट करने में? बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड और सोशल मीडिया, आई कैन से कि आजकल सोशल मीडिया का हो गया, पहले बॉलीवुड होता है। वो उनकी सारी कमाई, उनका करियर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर लुक। जी। उनकी लुक अच्छी होएगी तो उनकी लुक यंग होएगी तो उनका करियर है, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाता है। सो वो इंडिया से बाहर अमेरिका, दुबई, वहाँ पे जा के अपने वो करवाते थे, और हमें पता लग जाता है कि इसने ही कुछ करवाया, बिकॉज चेंज हो जाता है सारी उनकी फ़ोटो। तो उसके लिए लोगों को भी पता लगता है। अब तो सोशल मीडिया पे सारा कुछ हाईलाइट करते हैं, जानवी कपूर ने ये कराया और रेखा ने ये करवाया। तो ये सारा कुछ आके फिर जो लड़के होते हैं उनकी सिक्स पैक है, मसल्स है, बॉडी टोनिंग है, एवरीथिंग, ये सारा कुछ देखते हैं लोग। सलमान खान की शर्ट उतारी तो सारा इंडिया ने अपनी जिम जाना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ द वे, मतलब कि ऐसे ही चलता है। लोग ट्रेंड, दे आर डेमी गॉड्स। ये कॉस्मेटोलॉजी में क्या क्या करवाते हैं? कॉस्मेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा तो राइनोप्लास्टी चलती है, और जैसे जैसे एज हो जाती है तो फेस लिफ्ट, लिप फिलर्स, बोटॉक्स एंड ये सारा कुछ चलता है। बॉडी कंटूरिंग चलती है, एंड बाकी थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स हो, जैसे क्रायो हो गया जिसके थोड़ा सा फैट आ गया तो क्रायो कर लिया। देन बॉडी टोनिंग हो गई, फेस की प्रोसीजर्स हो गए, बोटॉक्स, लेजर्स एंड ऑल दिस। बहुत सारे मल्टीपल, दे आर hundreds of procedures that can be done to increase your body look and your facial look. ये डिम्पल्स भी डलवा सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी में? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर किसी के डिम्पल नहीं है और वो अपने डिम्पल डलवाना चाहता है या चाहती है, वो भी हो जाएगा? हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो लड़कियां स्पेशली के डिम्पल डालना है, यहाँ पे डिम्पल डालना है, और फोटोग्राफ्स लेके आते। प्रीति जिंटा जब फेमस हुई तो बहुत लड़कियों ने डिम्पल डलवाया, एंड दिस इज़ अ ट्रेंड। जैसे भी कोई चीज़ अट्रैक्टिव होएगी तो लोग आते हैं, वही करवा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। और क्या क्या डिमांड रहती है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और डिमांड मोस्टली तो ये है कि डिम्पल आपने बताया, राइनोप्लास्टी आपने बताया, जॉ लाइन, हमें जॉ लाइन बनानी है, जो थोड़े बॉडी कंटूरिंग है, लाइपोसक्शन करवानी है, हमें सिक्स पैक्स बनवाने, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है जी। एंड जब भी फीमेल जो होती है 40+ हो गई तो ब्रेस्ट लिफ्ट करवाना है। जब उनकी बच्चे वगैरह हो गए, फैमिली सेटल, तो ब्रेस्ट लिफ्ट वगैरह में आ जाती है। सो मोस्टली दीज आर द प्रोसीजर दैट पीपल गेट डन। और ये जैसे आपने ब्रेस्ट लिफ्ट का बताया, ये सब सेफ है? ब्रेस्ट लिफ्ट इज़ अ नॉर्मल सर्जरी,
सेफ तो कुछ भी नहीं होता, सेफ तो हम सड़क पे जाएं तो हमें कोई मार जाए, बट येस नाउ डेज द एनेस्थीसिया जो है वो काफ़ी सेफ है। सर्जरी इज़ ऑल्सो क्वाइट सेफ, अगर वो ठीक ठीक से की जाए, ध्यान से की जाए, ब्लीडिंग वगैरह को देख के, और अगर सर्जन इज़ एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सेफ। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने 70s 60s या 70s में हैं, बट अगर आज भी हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे इनको जवानी वापस आ रही है। सो इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटोलॉजी का योगदान है? काफ़ी कुछ है, प्लास्टिक सर्जरी का भी है, कॉस्मेटोलॉजी का भी है, मोर ऑफ जो है मेकअप का होता है, एंड प्लस दे ऑल्सो वर्कआउट, जैसे 50 इयर्स के बाद सलमान खान, शाहरुख खान, इनके 6 पैक्स बन गए, इवन आमिर खान, इनके भी 6 पैक्स बन गए। सो ये है, रेखा ने फेस लिफ्ट करवा लिया, ठीक है, श्रीदेवी ने यंग एज में राइनोप्लास्टी कराई, चलो ओल्ड एज में तो अब उनकी बेटी आ गई है, उसने राइनोप्लास्टी करा ली। सो ये दोनों चीज़ें हैं, शुरू में जब यंग होते हैं तो राइनोप्लास्टीज और फेस कंटूरिंग, जॉ एनहांसमेंट, ये सारा कुछ चलता है। जैसे जैसे एज हो जाते हैं देन वी कम इनटू बोटॉक्स, फिलर्स, फेस की रिजुवनेशन एंड बॉडी कंटूरिंग, 6 पैक्स एंड ऑल। सो एक बार ही जो करवाता है फिर वो करवाता ही जाता है। जैसे इंडिया में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हम चल जाएं, सभी तरफ कलर सभी का अलग अलग है। किसी तरफ बंदे बहुत ज़्यादा गोरे हैं, किसी तरफ थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, और ये इन्वायरमेंट का भी हमारी चारों दिशाओं में हमारी स्किन का क्या फ़र्क पड़ता है और क्या योगदान है इन्वायरमेंट का? इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। नॉर्थ में थोड़ा सा सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। साउथ के अंदर गर्मी ही रहती है, तो उनकी स्किन वैसे थोड़ी डार्क हो जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। तो ईस्ट के अंदर जो है उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, थोड़ी फ्लफ़ी होती है। प्लस इसका ये है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ जेनेटिकली भी इनका वो होता है, जो जीन्स के अंदर ओवर द एजेस, ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशन्स जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो साउथ के अंदर है तो तुम्हारी स्किन थोड़ी ऑयली होएगी, डार्क होएगी, जस्ट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। नॉर्थ के अंदर थोड़ी ड्राई एंड थिन एंड थोड़ी फेयर होएगी। सो ईस्ट के अंदर स्मूथ होएगी। सो दिस इज़ लोकलाइज्ड। अफ्रीका में डिफरेंट है, यूरोप में डिफरेंट है, साउथ अमेरिका में डिफरेंट है, नॉर्थ में डिफरेंट है। सो मोस्टली एनवायरनमेंट एंड देन इनटू जेनेटिक्स। जैसे आपने बात करी कि साउथ में कलर और है, नॉर्थ में और है, चलो इन्वायरमेंट का भी है। ऐसी वर्ल्ड की एक सेलिब्रिटी थी, चलो अब वो दुनिया में नहीं है, माइकल जैक्सन। वो बिल्कुल ही उनका कलर जो पहले था और वो बिल्कुल इतना चेंज होके एक तरीके से बिल्कुल वो गोरे इंसान बन गए। उसमें उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनका एक कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल ब्राइट हो गया? माइकल जैक्सन ने काफ़ी पहले की बात है मेरे से, एंड ओवर 100 सर्जरीज करवाई। ओवर 100? या एंड अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या करवाया, बट यस वो टोटली डिफरेंट हेयर, डिफरेंट नोज, डिफरेंट टेक्सचर, ऑल ऑफ इट इज़ अ सीक्रेट, सो वी हार्डली नो, सो बेटर देन गेसिंग कि वी शुड लीव इट लाइक दैट। काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ उनका, बहुत ज़्यादा। और कह रहे हैं वैसे जो अभी न्यूज़ में भी चलो कुछ आ गया, आर्टिकल्स कुछ आगे पब्लिश हो गए, कह रहे हैं कि यही वजह बना कि वो जल्दी चले गए। जब सेलिब्रिटी अपने ऊपर जाते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट। वही मैंने कहा ना, साइक के ऊपर है, दिस इज़ द बिगेस्ट डिजीज़। जब ऊपर जाते हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन जब उनका टाइम आता है एवरीथिंग हैज़ टू कम गो अप एंड कम डाउन अगेन। जब डाउन टर्न आता है देन दे कांट टॉलरेट दैट डाउन टर्न जी। सो बिकॉज ऑफ दिस उनका वो हो गया, वो ड्रग्स डिफरेंट लगाते थे, मे बी बिकॉज ऑफ पेन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मे बी देयर वाज एन ओवरडोज, उसकी वजह से हुआ। इंडिया में वापस आते हैं तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मुझे इसे ब्राइट करवाना है? या बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्शन के लिए हमें कुछ चाहिए, तो देयर आर डिफरेंट ड्रग्स
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्लूटाथायन हो गया। वन थिंग जो हम बहुत मिस करते हैं, नॉर्थ के अंदर काफ़ी सन भी होता है। एक सनस्क्रीन जो है, मैं तो हर एक को एडवाइस करूँगा कि वी शुड मेक लगा इट के इनटू, रखें। हाँ, लगा के रखें रादर दिन में 3 बार ही लगा के रखो, बिकॉज एक सनस्क्रीन एवरेज 4 to 5 आवर्स काम करता है। सो दिन में 2-3 बार सनस्क्रीन लगाओ, सो दैट सन डैमेज से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दैट मेक्स योर कम्प्लेक्शन फेयर। ग्लूटाथान एक ड्रग है जो एंटीऑक्सीडेंट है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। फिर जिनका सन डैमेज होता है तो दे आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लाइक पील्स है, लेज़र्स है, सो उनसे वी कैन मेक देम फेयर। नॉट के ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, बट देन इट्स अ मॉडरेट वी कैन डिफरेंस वी कैन मेक। बहुत सुना है कि सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, बट सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना चाहिए ये आज तक मिस्ट्री है मेरे लिए। तो सनस्क्रीन 30% SPF जिसे कहते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। 30% SPF से 95% अल्ट्रावायलेट रेस जो आती है वो ब्लॉक हो जाती है। सो 30 से कम जो है वो नहीं, 30 से ऊपर आप जा सकते हो, बट फिर वो इट शोज ऑन योर स्किन के तो आपने कुछ लगाया। सो आई थिंक 30 इज़ गुड अमाउंट। आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स आते हैं, सो 30+ टिंटेड आई विल रिकमेंड कि हर एक को लगानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक समा था कि जब लोग ना अपने बालों को लेके फ्लेक्स करते थे, बट आज लोगों के पास बाल ही नहीं है, तो फ्लेक्स भी पहले तो क्या करें। छोटे छोटे बच्चों के हेयर फॉल हो रहे हैं, जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और गंजापन आ रहा है। इतना क्या चेंज आया, ये सारी चीज़ें होने लग गई? इसका हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। द ईटिंग हैबिट्स जो है उसकी वजह से हो गया, स्ट्रेस हो गया, देन एनवायरनमेंट हो गया, जो हार्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं उससे भी बाल ड्राई और रफ हो जाते हैं, एंड देन डैंड्रफ हो गया, एंड देन साइकोलॉजिकली स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू हेयर फॉल। ये सब चीज़ें हैं जिनके साथ है। आजकल हम ये नहीं है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों में, बट आजकल हम नोटिस ज़्यादा करते हैं, हम कंपेयर करने लग गए हैं सोशल मीडिया पे। वैसे फोमो फील होता है। हाँ बिल्कुल, हमें होता है। पुराने ज़माने में अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ तो लोग टोपी डालते थे, पगड़ी डालते थे, तो काफ़ी लोग तो बॉल्ड होते थे नीचे, पता ही नहीं चलता था। पता नहीं चलता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, लोगों के अंदर जागरूकता है एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे को कंपेयर करने की। देयर इज़ अ कंपटीशन। तुम कहीं भी चले जाओ, जिम में चले जाओ, डिस्क में चले जाओ, इवन ऑफिस के अंदर, तो वही बंदा जो स्मार्ट है, एक्टिव है, गुड लुकिंग है, उसको ज़्यादा अटेंशन और उसकी ज़्यादा बात सुनी जाती है। सो पीपल नोटिस ऑल दिस। इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एवरी पॉइंट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सो आज हम ज़्यादा अवेयर हैं, बस इसी वजह से हेयर ट्रीटमेंट के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। आज मेरे को कोई टोक देना, कोई कहे कि पाजी तुसी गंजे हो रहे हो, तो मैं तो झट से नोटिस करके मैं तो उस पर वर्कआउट करूँगा, क्योंकि अब लोगों की नज़रों में आने लग गया है। हाँ, और बिल्कुल। उससे फिर अपने भी कॉन्फिडेंस पे एक फ़र्क पड़ता है, थोड़ा डिप आता है कि यार अब मैं नोटिस होने लग गया। मैं ये भी बात है कि अब लोगों को पता है, पीपल आर अवेयर कि इसकी ट्रीटमेंट है, तो वो कह देंगे कि गंजा हो रहा है, वो खुद ही कह देंगे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। सो अगर नहीं था, नेचुरल था, लोग 10 में से 8 बंदे गंजे थे, तो इट विल बी नॉर्मल। अब 6 बंदों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो बंदा कहता है तू भी करवा ले। सो इस तरह का ट्रेंड चल गया। कुछ तो ये भी सलाह देते आदिवासी तेल लगा ले। हाँ, हर कहते घुटनों तक चल जाएंगे बाल, में के भाई यही पूरे हो जाए। बिल्कुल जी। बहुत सारी, जितने लोग उतनी सलाह होती है। वैसे ऑयलिंग कितना फ़र्क डालती है हेयर फॉल पे, अगर रेगुलर बेसिस पे करी जाए? ऑयलिंग कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती। तो स्किन जो होती है, जो बाल होते हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं जी। बट ऑयलिंग एज सच हैज़ नो बेयरिंग ऑन हेयर ग्रोथ। मे बी सम बेयरिंग ये है कि तुम मसाज करते हो, मसाज करने से थोड़ा माइक्रो ट्रॉमा हो गया, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन हेयर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो
तो इंक्रीज़ होने से थोड़े बहुत जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, बट अदरवाइज़ जो साइंटिफिकली सेइंग के ऑयल्स वगैरह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हेयर ट्रांसप्लांट किसको कराना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं उस वो सिर्फ मन की शांति के लिए हैं। आपके फ़ोन आजकल ज़रूरी है, आईफ़ोन हो या सैमसंग हो या नोकिया हो, दैट डज़न्ट डिपेंड, दैट्स योर ओन चॉइस। तो मेरे को अगर कोई कहे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के इससे भी कम बाल, इससे भी ज़्यादा बाल होंगे तो फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो एक ही आंसर करता हूँ फॉर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी है, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट है, चाहे गायनोकोमेस्टिया है, जिस बंदे को दिन में वो सोचता है उसके बारे में, उस बंदे को वो करवा लेना कराना चाहिए। चाहिए। इसी में एक आपकी एक टर्म आती है पीआरपी, तो ये पीआरपी जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है, उसका असर भी दिखता है? पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली तुम्हारे ब्लड में से वो प्लेटलेट्स होते हैं, उनको निकाल लेते हैं, उनको 10 to 12 टाइम्स कंसनट्रेट करके वो तुम्हारे दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। एंड देन व्हाट वी डू इज़ कि उनको एक्टिवेट भी करते हैं, बिकॉज विद माइक्रो ट्रामा, मल्टी नीडलिंग, डर्मा रोलर्स एंड ऑल। सो प्लेटलेट्स क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स जब रिलीज़ हो जाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स जो वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो दिट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, जो बुक्स में स्टडीज़ में है। तो बेस्ट रिजल्ट्स आर 20 to 25% पीआरपी के? पीआरपी के इन हेयर डेंसिटी एंड हेयर थिकनेस, दैट इज़ द मैक्सिमम। बट ये है कि अब आप कहो कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, जिसके 10 लाख बाल हैं, अगर 20% तुम इंक्रीज लगाओ तो उसके 12 लाख हो जाएंगे। अगर किसी के 10 बाल हैं तो सिर्फ उसके 2 ही बढ़ेंगे। जी जी, क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी मैटर्स। सो इनिशियल स्टेजेस के लिए इट्स ओके, तुम्हें हर महीने 3 महीने के लिए पीआरपी करवा सकते हो। पर अगर एट अ सर्टन स्टेज जिसके आपके थिनिंग शुरू होगी या शॉर्टनिंग शुरू होगी, देन पीआरपी हार्डली मैटर्स। आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर। हेयर ट्रांसप्लांट कितना पेनफुल प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं है। तुम्हें इंजेक्शन लगते हैं, उससे सुन्न हो जाता है, दैट इज़ द ओनली पेनफुल पार्ट। और उसको भी हम आइस पैक लगा के या वाइब्रेशन लगा के वो उस इंजेक्शन को भी हम इफ़ेक्ट को भी हम कम कर देते हैं। एक बार इंजेक्शन लग गया तो वो सारा नम हो जाता है। उसके बाद तुम जितना मर्जी हेयर ट्रांसप्लांट, जितनी मर्जी नीडल्स करो, यू हार्डली गेट टू नो। पोस्ट ऑप भी जो है, हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन ऐसे हैं जो 9-10 आवर्स तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, तो हार्डली हमारे पेशेंट ने कभी कंप्लेन किया होगा पेन है। पहले ना लोग बहुत ज़्यादा अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने ना आउट ऑफ द कंट्री टर्की जाते थे। आज पूरे वर्ल्ड में अगर हेयर ट्रांसप्लांट की कैपिटल बोला जाए तो वो टर्की को बोला जाता है। बट ये टर्की में इतना खास क्या था जो सारे लोग वहाँ पे जाते थे? स्पेशल फ्लाइट्स भी जाती थी हेयर ट्रांसप्लांट वालों की। एंड आज क्या इंडिया उतना कॉम्पिटिटिव है टर्की के साथ कंपैरिजन अगर हम करें तो? अब राइट नाउ करंट सिचुएशन में टर्की जाना चाहिए, इंडिया में ही करवाना चाहिए? टर्की इज़ अ यूनिक कंट्री इन द सेंस के बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव बीन टू टर्की थ्री टाइम्स फॉर स्टडीज़ ओनली। टर्की पार्टली यूरोप में है, पार्टली एशिया में है। तो उसके अंदर इट्स द कॉस्मेटिक हब ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से, क्योंकि बीइंग अ यूरोपियन नेशन, उसके अंदर यूरोप से हर कैपिटल से डायरेक्ट फ़्लाइट है। एंड टर्की सो ब्यूटीफुल कि तुम वहाँ जाओ घूमने फिरने भी, साथ में कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा लो। देन टर्की बीइंग पार्टली एशियन ऑल्सो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया के मुकाबले में 30 to 50% चार्जेस उनके ज़्यादा होंगे। बट आई कैन से कि इंडिया के अंदर टर्की से बेटर ही ट्रीटमेंट मिलता होगा। आई डोंट थिंक कि किसी इंडियन को वहाँ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, यूरोप से इट्स ईजियर फॉर देम, इट इज़ 1 to 2 hours इंडियंस फ्लाइट। को इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया इंडिया को- में ही रह के इलाज करवाना जहाँ चाहिए। पे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं दे आर वर्ल्ड रिनोन्ड, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। एंड आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी
Indian doctors go out and we teach the world doctors. जी. Now we are the best. ब्यूटी का कितना कनेक्शन है हमारी सक्सेस के साथ? बहुत ज़्यादा. वही बात है कि माइंड रूल्स द बॉडी. सो अगर तुम्हारी माइंड हेल्दी है, इफ़ यू आर गुड लुकिंग टू अदर्स एंड गुड लुकिंग टू योर सेल्फ, you are elated, your mind is at a different level. You have a different confidence. So you can go out in the world and you can smash anything. डॉक्टर ऋषि, हमने बात करी प्लास्टिक सर्जरी, उसके बाद हम कॉस्मेटोलॉजी भी हमने डिस्कस करी, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. मैं बड़ी बार कहता हूँ लोगों को कि तुम एक प्लास्टिक सर्जन को सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जन समझते हैं, बट कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा ट्रॉमा, रिकन्स्ट्रक्टिव, हेयर ट्रांसप्लांट, ये चीज़ें जो हैं मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी इसके अंदर होती है. जैसे कैंसर हमारे देश में लिमिट्स एंड बाउंड से बढ़ रहा है. कैंसर के अंदर किसी का जबड़े में कैंसर हो गया, उसको निकाल दिया, और उसको रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करना है, वो कैसे खाना खाएगा, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन जो है वो काम आता है. वो बोन से, टांग में से बोन ली, यहाँ पे बोन लगा दी, इधर से स्किन ली, मुंह के अंदर लगा दी. रादर के वन ऑफ द जो पुरानी, तुम सोचो इंडियन माइथोलॉजी के अंदर गणेशा, लॉर्ड गणेशा को एक प्लास्टिक सर्जन ने ही वो किया था. तो सिमिलरली उंगलियां जोड़नी, ट्रॉमा के अंदर किसी का हाथ कट जाता है, किसी की उंगली कट जाती है, तो उसको कैसे जोड़ना, कैसे उसको वायबल करना. टांगे फ्रैक्चर हो गई, उसकी स्किन सारी निकल गई, तो हमें स्किन लगा के बोन को कवर करना. ऑल दिस थिंग्स कम अंडर प्लास्टिक सर्जरी. आजकल तो नॉर्थ इंडिया स्पेशली बन रहा है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, और 10% डायबिटिक पेशेंट के अंदर, पैर के अंदर कोई ना कोई जख्म होएगा ही होएगा. सो डायबिटिक फुट हो गया, उसको एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है, एंड मेडिकल में हमारे स्पेशल डायबिटिक फुट सोसाइटी है. सो दिस इज़ अ बिग ह्यूज ब्रांच नाउअडेज, एंड हमारा डायबिटिक फुट में बहुत ज़्यादा काम है. डायबिटिक फुट के पेशेंट को कैसे उसकी इन्फेक्शन ठीक करनी, कैसे उसके अंदर ब्लड लेके आना, कैसे उसके बाद फिर उसको कवर करना, और उसको पैर को उस लायक बनाना कि पेशेंट चल सके. ये भी एक बहुत बड़ी बिग फील्ड. डॉक्टर साहब, ऐसा वैसे क्या हो जाता है कि एक डायबिटिक पेशेंट का, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, उसका पैर काटने पड़ जाता है? डायबिटीज़ के अंदर बहुत कुछ है. मतलब कि डायबिटीज़ बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है. इसके अंदर नर्व्स ख़राब हो जाती हैं, तुम्हारे ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं. ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम या एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं, वो बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है. अगर हम अपने हार्ट को देखें तो हार्ट जो होता है वो एक मोटर की तरह नहीं चलता, वो एक पंप की करता है, फिर रिलैक्स करता है, पंप करता है. और जब वो पंप करता है तो एकदम से ब्लड बाहर निकलता है. उसको अकोमोडेट करने के लिए आर्टरीज जो होती है वो जो पहले इतनी होंगी खुल जाती है, फिर वो करती है. जैसे हम पल्स देखते हैं जी, तो जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है उनके अंदर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, उनके अंदर कैल्शियम जमा हो जाएगा, तो वो फुल जैसे एक्सपैंड करनी बंद हो जाती है. वो इतनी है तो इतनी रहेंगी, प्लस उसके अंदर कैल्शियम जमेगा और छोटी हो जाएंगी. सो ब्लड सप्लाई पैरों में जो जितना हार्ट से दूर होएगा उतनी कम हो जाएगी. पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, पैरों के अंदर सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, चोट लगती है, पेशेंट को पता नहीं लगता. डायबिटीज़ की वजह से उसकी इन्फेक्शन नहीं दूर होती. सो ये 3 कारणों की वजह से ब्लड सप्लाई कम होना, सेंसेशन ना होना, और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम होना, तो इन तीनों को मिला के ये एक डायबिटिक फुट बन जाता है. जैसे आपने बात करी थी कि ट्रॉमा सर्जरी में फॉर एग्जांपल अगर किसी का हाथ ही कट गया या किसी की बाजू ही उतर गई, मतलब अलग ही होगी, जब आप उसकी सर्जरी करते हो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोबारा रिवाइव कर जाती है सारी? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर तो शार्प कट है, कोई शार्प चीज़ से कटी है, ग्लास से, तलवार से, चाकू से, ब्लेड से, तो
ट्रॉमा उसी जगह पे है। हम उसको जोड़ेंगे तो चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वही अगर वो क्रश हुआ है, किसी हाथ आपके किसी चीज़ के नीचे आ जी गया, जी। तो ट्रॉमा एक जगह पे नहीं है, ट्रॉमा आगे भी है। तुम इधर से जोड़ोगे, आगे कहीं डैमेज होएगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके थ्रू पब्लिक को लेके जाना पड़ता हूँ। हमारे पास परसों ही एक पेशेंट आया, उंगली उसकी कट गई एक्सीडेंट में, एंड वो लेके आया आइस बॉक्स के अंदर आइस में डाल के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइस में नहीं डालना होता। आइस जो होती है वो पानी से बनती है, हमारी बॉडी के अंदर नमक है। तो अगर हम अपने कटे हुए अंग को आइस में डालेंगे तो वो जो नमक है वहाँ से पानी सोख लेगा, सोख के फिर वो सेल्स जो होते हैं वो पानी से भर के फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनके चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। शार्प कट हो, जो कटा हुआ अंग है उसको आइस बॉक्स में रखा हो, और आइस में रखा हो तो लिफाफे में लिपेट के प्लास्टिक के, सो दैट मतलब उसे उसमें रखा हो और उसको रैप करो, रैप करके पानी के कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए। देन पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इज़ मोर। देन किस लेवल पे है, डिस्टल है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही छोटा है तो कम सर्वाइवेबिलिटी होती है। और हमारे केसेस में जैसे कि शार्प कट होता है और अच्छी तरह प्रिजर्व करी होती है, और 6 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट 95% कि वो रिवाइव कर जाएगा दोबारा, बिकॉज हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं, लेटेस्ट माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सो दैट आर अ बिग हेल्प एंड दैट वी कैन सेव द लिम्ब। डॉक्टर ऋषि, रिसेंटली कोई ऐसा केस जो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा हो और आपने सोचा हो कि यार ये तो मेरे को भी हिला दिया इसने? चैलेंजिंग केसेस बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ अगर याद रख रहे हैं तो अभी रिसेंटली हमने एक किया था, एक लेडी मशीन के साथ काम कर रही थी, उसकी 4 उंगलियां, 3 उंगलियां और अंगूठा सब कट गया, और लकीली वो जल्दी लेके आ गए बिकॉज नियर बाय थे। तो ओवरनाइट मतलब 8 घंटे लगा के हमने उसको जोड़ा था, एंड और आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल दोज फिंगर्स सर्वाइव्ड, एंड दैट वाज, हमने अपने बाकी दोस्तों को भी बोला तो उन्होंने भी बड़ा वाहवाही की कि बहुत अच्छा था, खुद के लिए भी बड़े सेटिस्फैक्ट्री। और ये रहता है कि अगर तुम किसी की कटी हुई उंगलियां वापस दे दो, उसका राइट हैंड। कुछ और होते हैं जैसे हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी काफ़ी हम करते हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से बहुत कम सेंटर ब्रेकियल प्लेक्सिस करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस है कि हमारे आर्म के अंदर जो भी नर्व जाती हैं, तो जब एक्सीडेंट होता है कहीं, यंग लड़के हम जाएंगे इधर हाईवे पे, बहुत मोटरसाइकिल चलाएंगे, बड़ी स्पीड पे गाड़ी लेके आएंगे, वी फील वेरी सैड कि अगर जैसे उनकी एक्सीडेंट होता है, उनकी यहाँ पे गले में इंजरी हो जाए तो वो सारी बाजू खड़ी हो जाती। तो ऐसे केस काफ़ी आते हैं हमारे पास। वो बिल्कुल 22-23 साल का लड़का, और पूरा आर्म नहीं चला सकता था। फिर हमने उसकी सर्जरी भी की, दैट टू टुक 4-5 आवर्स, और बड़ा हमें अच्छा लगता है जब वो हमारे पास आता है, हमें वीडियो भेजता है कि वो जिम में डंबल कर रहा है। मतलब उस सर्जरी के बाद आज उसकी बाजू रिकवर हो गई। तो ये चीज़ें देख के पता कि हमें लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। जी जी, आपकी ये डॉक्टरी प्रोफेशन में आपका ये वाला काम बड़ा गोल अचीव कर लिया है आपने। हमें ये भी होता है कि निराशा भी हाथ लगती है। एक और इंसिडेंस मैं बताऊंगा, मेरे को नाम भी याद है, आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात है। तो पेशेंट था, वो हमारे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, उसके टंग के अंदर कैंसर था। तो उसके अंदर उनकी वो आते गए, वो डिले करते गए, कभी डेट नहीं मिली, कभी कुछ नहीं, वो एक साइड से फैल के दूसरी साइड पे चले गए। तो जहाँ उसका छोटा ऑपरेशन होना था, तो उसका विद टाइम हमें बड़ा ऑपरेशन करके सारी की सारी उसकी टंग निकाल के हमें दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करनी पड़ी। हमने टांग से स्किन ली, रिकन्स्ट्रक्ट करी,
बहुत अच्छा हो गया। टंग दोबारा बनाई आपने? टंग पूरी दोबारा बनाई और बड़ा अच्छा लगा। और बट बात यह है कि मतलब कि उसी के 2 साल बाद मैं ऐसे ही राउंड कर रहा था, मेरे को किसी ने आवाज़ लगाई, डॉक्टर ऋषि, मतलब अच्छी क्लियर आवाज़ नहीं थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पेशेंट, मैंने पहचाना कि ये वही वाला है जिसकी हमने टंग टंग बनाई थी। जी जी जी। तो मतलब कि वो मेरे को कहता कि, मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहते मेरे को कैंसर दोबारा हो गया। ओ। अब वो मेरी लंग्स में आ गया। फिर मतलब कि हाथ जोड़ के वो कहता मेरे को अब भी बचा लो। पर ये था कि वो एक तो मेरा स्कोप नहीं था, मैंने पता किया जी। वो मतलब कि हम उसको बचा नहीं सकते थे। उससे पता लगता है कि तुम सब कुछ नहीं हो। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। भगवान ही सब कुछ है। जी जी जी। हम जहाँ तक कर सकते हैं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, बट दे लीव अ मार्क ऑन योर लाइफ, दे मेक यू मोर इन मैच्योर। या आपके प्रोफेशन में मिरेकल्स भी होते देखे आपने? बिल्कुल देखे। एक पठानकोट की लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ एंड उसका पैर का जो अंगूठा था, उसकी साथ की उंगली, एंड वो काफ़ी डैमेज हो गई। मैंने उसको कहा कि ये नहीं बच सकती। उसने 3-4 और डॉक्टर से पता किया कि नहीं बच सकती, बट पता नहीं मेरे साथ उसका क्या रैपो था। शी केम बैक टू मी कि नहीं, आप जैसे कैसे करके इसको बचाओ, उसको काटना नहीं है। एंड मेरे को था कि 100% ये नहीं बचेगी, बट पता नहीं उसने क्या किया, भगवान को क्या पूछा, क्या किया, और वो आज भी आती है मेरे लिए, मिठाई लेके आती है और विद हैप्पी फीट। हाँ, वो पैर लेके आती है। तो ये मिरेकल्स भी होते हैं? मिरेकल्स बिल्कुल होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे बैड केसेस भी होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कुछ एसिड फेंक दिया किसी पे, ऐसे विक्टिम्स होती हैं हमारी वुमेन, तो ऐसे केस भी हैंडल करते हो? और ऐसा क्या है कि वो एसिड बॉडी को इतना बर्न कर देता है और उसको प्लास्टिक सर्जरी से पूरा रिकवर क्यों नहीं किया जा सकता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़ी दुखद बात है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, गुस्से में आके, जेलसी में आके, कि किसी की लाइफ बिल्कुल ही ख़राब कर दो। और एक बर्न विक्टिम की स्किन जो है वो दोबारा वैसी स्किन आना इज़ इम्पॉसिबल। जो बर्न है या कोई भी स्किन पे कट है, वो एक स्कार से ही ठीक होगा, वो स्किन दोबारा नहीं आती। ऑल्दो हम उसको काफ़ी कर लेते हैं, पर ये बात है कि ये इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। तो ये है कि स्किन जो है, जो बर्न हो गई है, उसको हम दोबारा नहीं कर सकेंगे, तो हम कहीं और से स्किन लेके वहाँ पे लगाते हैं। स्कार तो रह ही जाते हैं जी। वो तुम कभी दूर नहीं कर सकते, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो उसकी सोल पे हो। ऐसे ही एक हमारे ऊपर भी स्कार रह जाते हैं। मैं एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक पेशेंट था, मैं नाम नहीं बताऊँगा। वो आया हमारे पास, उसके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उसकी वाइफ थी, और काम कर रहा था तो एक जंगल में आग लगी तो उसको बर्न हो गया। ही वॉज अराउंड 80% बर्न। और ये था कि किसी ने, सबने कहा कि ये बचेगा नहीं। हमारी साइंस में भी कहा है कि जितने परसेंट बर्न्स हैं उसको 100 से माइनस कर लो तो उतने % चांस है उसके सर्वाइवल की। और जैसे वो 80% बर्न था, तो अगर 100 से माइनस, तो 20% चांस उनका सर्वाइवल का है। बट द फैमिली वाज सच कि हमें था कि हाँ, हमें भी एंथुसियाज्म था कि हमने बचा के रहना। तो उसकी बच्चियां देखते थे तो हमें होता था कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमने पूरी कोशिश की। वो 80% से मल्टीपल सर्जरीज में आईसीयू में रह के उसका हमने कम करके 15% बर्न तक ले आए। तो सिर्फ उसके 15% बर्न्स रह गए थे, बाकी वो सारा हील हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी, हमने जो टेंटेटिव लास्ट सर्जरी थी, उसके बाद आई डोंट नो कहाँ से उसको पैनक्रेटाइटिस हुआ। पैनक्रेटाइटिस है कि पेट के अंदर तिल्ली को जिसे कहते हैं हिंदी में,
उसकी इन्फ्लामेशन होगी और उसके साथ ही उसको शॉक हो गया, इन्फेक्शन हो गई और उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैल गई, फिर सारी बॉडी में फैल गई और अल्टीमेटली हमें उसको खोना पड़ा। तो बड़ा वो दुखद था उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को देखना। एंड बर्न्स इज़ अ रियलिटी बट इज़ अ बैड कुछ रियलिटी। चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है। ये भी एक लैंडमार्क मेरी लाइफ का वो है कि मैं जिसको जहाँ से लेके वो कहते हैं ना कि डूबी कश्ती वहाँ पे जहाँ पानी सामने कम था था। किनारा, तो वहाँ पे आके हुआ। एंड ये मेरे को आज तक आई रिमेंबर। मतलब ये वो केस है जिसने आपको इमोशनल ब्रेकडाउन किया, इमोशनली तोड़ा आपको। हाँ, वन ऑफ द केसेस जिस पे हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जी जी जी, डॉक्टर साहब आई कैन टोटली फील दिस, क्योंकि आप रोज उस जोन में रहते हो जहां आप ऐसे बंदों के साथ भी डील करते हो। जैसे मैं एक दिन मैं ही हॉस्पिटल गया, मैंने देखा कि एक बंदे की वो टिश्यू से रिमूव हो रहे थे, तो वो बंदा ऐसे स्क्रीम कर रहा था। इवन मैं इमोशनली बड़ा स्ट्रांग हूँ बट वहाँ पे मेरे से भी सुना नहीं गया, मैं उठ के बाहर ही चला गया। कुछ चीज़ें हैं जो बंदे को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती हैं। आप तो उस प्रोफेशन में रहते हो, सल्यूट टू योर प्रोफेशन, सल्यूट टू यू डॉक्टर। हमारी तो ये हो जाता है कि हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या होना है और ये नहीं हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं कि इसके अंदर उसके लिए क्या बेटर है। अगर कोई टिश्यू निकालना बेटर है तो स्क्रीम्स हो गई, ब्लीडिंग होगी, वो हमें कम दिखती है। हमें हमारा गोल दिखता है कि इसके पैर को बचाना कैसे, इसकी जान को कैसे बचाना है और इसको लाइफ में वापस कैसे लेके आना है। वो देखते हैं तो हमें बाकी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। जी। एंड लोग हमें कहते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट एक्चुअली वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दैट्स इट। थोड़े दिन पहले ना मैं एक आर्टिकल देख रहा था, किसी ने लिखा था कि जो बंदे का इमोशंस होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक बंदा रोके निकाल देता है, एक होता है कि बंदा ना अपनी स्माइल से अपने इमोशन दर्शाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मिल रहा है और दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, एक आज ऊंचाइयों पे है, एक आज एवरेज है, बट उसको फिर वो एक उसके इमोशंस है ना जो वो स्माइल पे ही निकलते हैं। अगर वो उसको मिलता है वो ऑलवेज स्माइल करेगा, बट अंदर से उसकी बैक एंड पे क्या स्माइल है वो उसको तोड़े रखती है। बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है कि तुम हमेशा आगे निकलना चाहते हो, बट हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम आगे निकलेंगे तो पीछे भी कोई होएगा। एग्जैक्टली। तो अगर आज कोई और आगे है तो हम पीछे हैं, तो इसके लिए हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। जी जी। वी शुड ऑलवेज बगिंग अप या and we should always help each other to grow in life, to grow for humanity, to serve the humanity. मेरे को तो गुरु नानक देव जी की बातें मेरी दादी ने मेरे को सिखाई जो मेरे दिल में हमेशा रहती है कि नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। तो दैट इज़ माई मोटिव ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर ऋषि, आपने इस करियर में कैसे आप आए? आपको बचपन से था कि डॉक्टर बनना है क्या, कि आपको किसी ने मोटिवेट किया? हाँ, बचपन में था, मतलब कि मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे फादर डॉक्टर थे। तो हमारी फैमिली में 84 डॉक्टर्स थे जब मैं डॉक्टर बना। माय गॉडनेस। सो कुछ और दिमाग में ना मेरे पेरेंट्स के आया ना मेरे आया। मेरा भाई डॉक्टर बना, जी। मेरी वाइफ, उसकी वाइफ, यही था हमारे लाइफ में। और वी हैव ऑलवेज सीन पेशेंट्स, माय पेरेंट्स, दे आर ट्रीटिंग देम। तो यही था, डॉक्टर बना। हाँ, उसके बाद क्या करना था वो नहीं पता था। बट माय फादर हु इज़ क्वाइट अ विजनरी, और वो मतलब कि मेरे को लगता है कि मेरी माँ से भी ज़्यादा वही मेरे को प्यार करते हैं। एंड ये था कि वो चाहते थे कि मैं आगे पढूं। उन्होंने आई स्पेशलाइजेशन करी। वो चाहते थे मेरे से एक स्टेप आगे जा। फिर मैं आगे गया, वो कहते एक और आगे गया, एक और आगे गया, प्लास्टिक सर्जन बन गया। एंड प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ आया और थैंक्स टू मैक्स मैं वहाँ पे पहले मैंने
फ्रीलांसिंग करी, फिर मैक्स में शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मतलब कि मेरे को याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो 16 दिन मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा, बट आज मैं हर रोज़ 16 से ज़्यादा पेशेंट देखता हूँ। और थैंक्स टू माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, ऑलमाइटी गॉड, माई फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, एंड फिर ये काम बढ़ता गया, साथ में लोग जुड़ते गए। आज हमारी टीम है 7 बंदों की। मेरे साथ डॉक्टर हरनूर हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जन है, एंड वेरी नाइस प्लास्टिक सर्जन, वेरी डेडिकेटेड, एंड मतलब वी आर a wonderful team. We love to work. We enjoy working, and she's also very caring. I mean, we got similar. कभी ये नहीं सोचा कि पैसा कमाना है, कि ना मैंने ना उसने। जी, ये है कि वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा आपका। अगर हाँ। प्रोफेशन अच्छा, आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हो। लोगों ने कहा कि जिसके पीछे तुम भागोगे जी वो तुम्हें भगाएगा। जी, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो पैसा झक मार के तुम्हारे पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ही वी हैव एवरीबडी इन आवर टीम इज़ लाइक दैट, एंड बता कि मैं चाहता हूँ कि किसी को नज़र ना लगे, और हम टीम बनती रहे, एंड लोग जुड़ते रहें जी। और कारवां चलता रहे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम एक करेंगे रैपिड फायर, बट ये करण जौहर वाला रैपिड फायर नहीं है, इसमें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये हम करेंगे। मोस्ट रिक्वेस्टेड सर्जरी टुडे? Gynecomastia in men, liposuction in females. One beauty trend you dislike? I don't like fillers. One surgery people should never do impulsively? There's no surgery a person should do impulsively. हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जिसको लगता है कि मेरे बाल कम है 100% करवाना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी और कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट? Natural, of course. ऑलवेज नेचुरल। Always natural. मोस्ट अंडररेटेड स्किन केयर हैबिट? Sunscreens. स्लीप और स्किन केयर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? Sleep. वन फूड दैट डैमेज योर स्किन बैडली? Fried. बिगेस्ट कॉन्फिडेंस किलर? When you feel you are not the best. अपने आप में मोटिवेशन हो जाए, अपने आप में एक होना चाहिए जज्बा। बिल्कुल, हर बंदे का दूसरा डिफरेंट होता है। किसी को अपना नाक नहीं पसंद आता, किसी को बाल नहीं पसंद आते, किसी को अपना फेस कट नहीं पसंद आता। तो इट्स Love नथिंग। yourself. हाँ, लव योर सेल्फ, एंड ईच पर्सन इज़ यूनिक, एंड यू हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। सिर्फ शक्ल ही नहीं होती। अगर शक्ल ही होती तो लाइक हर बंदा सलमान खान से ही शादी करता। जी, थैंक यू डॉक्टर ऋषि, थैंक्स फॉर योर टाइम। जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। I am thankful to you कि there was such a good talk, and I think we should have many more. या, Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर।